यस डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क के बराबर होता है। मान लीजिए किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है A, तो हम किसी टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए Q0 है कोई जो इसके फील्ड से बाहर है चार्ज, उसको इसके फील्ड में A तक जब लाएंगे, ध्यान रहे इसके फील्ड से बाहर हम सब कुछ इन्फिनिटी मानेंगे। जैसे ही इसके फील्ड में एंटर करेगा तभी उसमें फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और उस फोर्स के यानी रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें ए तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ उसी वर्क की बात हो रही है। तो जो हमें यहाँ वर्क करना पड़ेगा W, उस वर्क की हम कैलकुलेशन करेंगे कि भाई Q0 चार्ज को लाने में तो हमें W वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ा। बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होगी कि Q0 चार्ज को लाने में वर्क इक्वल टू W, तो 1 चार्ज को लाने में कितना करना पड़ता Q0। और यही डेफिनेशन है कि यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़े वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कर जाएगा, यानी ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V इक्वल टू W Q0। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में W वर्क करना पड़ा तो वहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू W Q0। इसकी यूनिट होनी चाहिए जूल पर काम, और इस जूल पर काम को हम बोलते हैं वो MCQ में बहुत आता है। दूसरी तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। यह V इक्वल टू W Q0 तो टेस्ट चार्ज की टर्म में आया, हम इस चार्ज की टर्म में भी लाना चाहते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी कर रहे थे। तो इसकी टर्म में क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस r थी तो जब Q0 को हम A तक ले आए तो उस पर कूलॉम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा 1/4πε0 Q0/r²। अब इस फोर्स के अगेंस्ट हम Q0 को लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा वो निकाल लेते हैं। तो A से और इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स और हर एक पार्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं dr, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो एक छोटे से पार्ट में जो dr डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान सकते हैं कि A के पास से दूसरा पॉइंट B मान लेता हूँ कि A से B तक जो डिस्प्लेसमेंट dr है वो इतना छोटा है कि उसमें फोर्स चेंज नहीं हुआ होगा। तो A से B तक में जब B से A तक लाए तब इसके अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ FBA WB, यानी B से A तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो वो हो जाना चाहिए मेरा F इंटू BA फोर्स और B से A तक का डिस्प्लेसमेंट और B से A तक की डिस्टेंस मैंने ली है dr। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा 1/4πε0 Q0/r²। ध्यान रहे ये फोर्स था रिपल्शन का फोर्स जो इधर को बाहर की हो, और हम डिस्प्लेसमेंट करके लाए B से A की हो, तो दोनों के बीच एंगल रहा 180 डिग्री का, तो फोर्स 180 यहाँ पे हमें देख लेना चाहिए जब डॉट प्रोडक्ट खोलें। तो F की वैल्यू रखी ये dr और फोर्स 180 की वैल्यू -1, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो WB एक वैल्यू आ रही मेरी 1/4πε0 Q0/r²। अब टोटल वर्क निकालना है कि भाई जब इन्फिनिटी से लाए थे यहाँ से और इस एक पॉइंट पर जहाँ तक की डिस्टेंस r थी, तो फिर टोटल वर्क क्या हुआ होगा।
Therefore, net work done from infinitive to point A, infinitive से लेके A पॉइंट, तो नेट वर्क हो जाएगा W इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंफिनिटी से लेके, जब वो बॉडी यहाँ थी तो डिस्टेंस इंफिनिटी थी, और जब बॉडी एरिया आ गई तो डिस्टेंस हो गई R, क्योंकि हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे इनिशियली इंफिनिटी पे था और फाइनली वो A पॉइंट पे आके R डिस्टेंस पे आ गया। और अब इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, Q0/R² इंटू dr, ये माइनस बाहर निकल रहा है, तो W इक्वल टू ये 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, Q0 ये भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा 1/r² इंटू dr, और 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/r, ये आप लोग जानते होंगे, मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ लेके, -1/r आएगा, एक माइनस पहले से बाहर है तो बाहर वाले को प्लस कर देता हूँ, Q0/4πε0, और यहाँ पे ये आ जाएगी यहाँ लिमिट, अब इनको लिमिट देते हैं, W इक्वल टू Q0/4πε0, पहले ऊपर की लिमिट रखनी, फिर नीचे की लिमिट रखनी, 1/∞ हो जाएगा 0, तो वर्क डन आया अपना, ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q0/R। ये तो आया वर्क डन, जो बाहर से उसको हम ला रहे थे, एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हैं, उसके द्वारा किया गया वर्क डन। तो अब इसमें इस बारे फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि पोटेंशियल अगर निकालना है तो कैसे, पोटेंशियल में W/Q0 चाहिए, तो अगर Q0 को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो बन जाएगा W/Q0, तो देयरफॉर पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मतलब है ये V इक्वल टू W/Q0, और W/Q0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q/R। तो एक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी आ जाता है, ये फॉर्मूला है जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम स्टडी कर रहे थे उससे R डिस्टेंस का पोटेंशियल क्या है, ये फॉर्मूला था जो चार्ज हम बाहर से लाए उसकी टर्म में पोटेंशियल क्या है। तो दोनों पोटेंशियल एक ही शो कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशन दो तरह से है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसके अलग क्वांटिटी है वेक्टर, ये पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन, और वर्क होता है उसके अलग क्वांटिटी। बस थोड़ी सी लास्ट हो गई, हाँ उसको हाँ उसको 5-7 मिनट में, ठीक है। अब लेता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, इसमें हम यहाँ इधर कहीं ओरिजिन होगा, उससे x और x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मानते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस ओरिजिन में यहाँ मान लेता हूँ 0 से x डिस्टेंस तो है A पॉइंट, और ये आगे डिस्टेंस है डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस में है B पॉइंट, और हम किसी चार्ज Q को B से A की तरफ लाते हैं। तो B से A की तरफ लाने में देखते हैं यहाँ पे A से B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। दो पोटेंशियल की मैंने डेफिनेशन बताई अभी, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, तो इन्फिनिटी से B तक का वर्क और A तक का वर्क लाएंगे तो उनका डिफरेंस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा।
तो यहाँ भी ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू चार्ज है, तो जब ये पॉइंट बी पे था तो इस पर फोर्स लगा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में F इक्वल टू क्यू ई, और इस F इक्वल टू क्यू ई के अगेंस्ट ए तक लाने में ये डिस्प्लेसमेंट हमें करना पड़ गया। तो हमारा वर्क डन निकाल लेंगे हम। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q फ्रॉम B टू A, चार्ज को B से A तक इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लाने में जो वर्क हुआ, डेल्टा डब्ल्यू का है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्यू ई, उस पर फोर्स लग रहा था, यहाँ पे जब चार्ज लगेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू ई, ये बात आ चुकी है पहले। और हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट किया है डेल्टा एक्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उधर को और हमने डिस्प्लेसमेंट किया इधर को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ वो निगेटिव हो जाना चाहिए क्या, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180 डिग्री बन रहा है, फोर्स उधर को डिस्प्लेसमेंट इधर को, तो कोस 180 की वैल्यू -1 यानी माइनस क्यू ई टू डेल्टा एक्स, डेल्टा डब्ल्यू। अब अगर डेल्टा एक्स को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ, नहीं सॉरी क्यू को लेफ्ट साइड ले आऊँ, तो नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, क्यू चार्ज को लाने में अगर डब्ल्यू वर्क करना पड़े, तो अगर ये डब्ल्यू होता डब्ल्यू अपॉन क्यू, फिर तो मैं कह देता पोटेंशियल होता है एक पॉइंट का, लेकिन ये दो पॉइंट के बीच का वर्क डन का डिफरेंस है, इसलिए अगर यहाँ डेल्टा डब्ल्यू कहता हूँ तो मुझे यहाँ फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहना चाहिए कि बी से ए तक वर्क डन अगर ये है तो बी से ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो गया है। तो ये डेल्टा डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेरी वैल्यू आ गई माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, और अगर डेल्टा एक्स को लेफ्ट साइड ले आता हूँ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई, या ये कह दीजिए कि ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। और जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करती हो तो उसके वेरिएशन के रेट को बोलते हैं ग्रेडियंट। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, नाउ दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यही हमारा डेरिवेशन था। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर ये बहुत छोटे वैल्यू हो, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा dx किया हो, तो उस केस में फिर हम dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं। बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट dx में बहुत छोटा सा पोटेंशियल में चेंज आया होगा dv, तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही जाएगा इक्वल पोटेंशियल हो जिस सरफेस का, तो उसका नाम पड़ गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज हमने और इससे r डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल पता करें, तो अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया 1/4 क्यू डिस्टेंस, क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल। तो r डिस्टेंस तो इधर भी हो सकती है, इधर भी कहीं भी हो सकती है, सामने भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। तो अगर r डिस्टेंस के सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, मिलाएं, तो हमें एक स्फीयर मिलेगा
जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल होगा। बात समझ में आई? दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहले तो किसी चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल शेप में आया, अगर मैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ तो उससे दूर की होती है पॉजिटिव चार्ज की, और इस सरफेस में अगर टेंजेंट खींचूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से बात समझ में आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस बात के ध्यान रखने से एक आइडिया यहाँ से निकल आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस के रूप में होता तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री पे इस तरह से ऐसे होती है, प्लेन होती है इस तरह से। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप बताइए, तो ये कर लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता चला कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह भी होगा। तो अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापें, कैलकुलेट करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो ऐसे केस में किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज Q को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, B = W/Q या डेल्टा V = डेल्टा W/Q, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा V की वैल्यू आ गई 0। इसलिए वर्क डन की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 0 आनी चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो दो बातें हुई, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और दूसरे वर्क डन 0। कभी कभी ये प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो बहुत सिंपल है कि ये प्रूव करने के लिए, बिकॉज वर्क डन होता है 0 किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, और अगर मैं A से B तक किसी चार्ज को ले जाकर उसका कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैं किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, तो पहले देखिए इस चार्ज पे फोर्स क्या लगा होगा। फोर्स लगा होगा F=2E, किधर को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मैं डिस्प्लेसमेंट करके ले गया इधर को, जो टेंजेंट 90 डिग्री में दिखाई दे रही है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x मैंने किया है तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा? डेल्टा W फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि वर्क डन होता है 0, अभी हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 हमें पता है, तो F इंटू डेल्टा x = 0, और F की वैल्यू क्या होती है? 2E, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है, चलिए डॉट प्रोडक्ट होती है ये। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट होता हूँ तो QE डेल्टा x इंटू कोस थीटा, तो इनमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता, ना चार्ज 0 हो सकता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने किया है, 0 कैसे हो सकता है? तो फिर आंसर 0 कैसे आया? कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी, और कोस थीटा की वैल्यू 0 तक होती है जब थीटा = 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे 90 डिग्री किसके बीच है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो इसका मतलब सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये होगा सरफेस, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इस तरह से प्रूव कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।